आरसी सर्किट से शुरू करते हैं। अपन ने क्या लिख लिया था कल, ये जस्ट आफ्टर कनेक्शन वाली बात कर ली थी क्या? जस्ट आफ्टर कनेक्शन इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किटिंग वायर या कंडक्टिंग वायर, ऐसा लिख लिया था क्या? तो जो लास्ट कल हमने किया था आरसी सर्किट में हमने देखा था कि जस्ट आफ्टर द कनेक्शन, यानी कि जब अनचार्ज सिचुएशन में कैपेसिटर है तो क्या रहेगा उसका, तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा, और जब स्टेडी स्टेट में आ गया तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा। तो इसके बाद में कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिखे थे क्या हमने? कुछ नहीं लिखे थे। कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है और एट स्टेडी स्टेट ये ओपन वायर की तरह बिहेव करता है, ऐसा कुछ लिखा तो होगा यार। ठीक है, चलो लिखो 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 लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, if a capacitor is connected with resistor in series, if capacitor is connected with resistor in series, then charge on the capacitor does not change immediately, है ना। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा, कि इट विल टेक सम टाइम, कि हमने देखा है करंट डिक्रीज कर रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से। सेकेंड पॉइंट लिखिए, uncharged capacitor will behave like zero resistance wire. Zero resistance wire. थर्ड लिखिए, at steady state when capacitor is fully charged, comma, the current through the capacitor is zero, hence it behaves like an open circuit. Hence it behaves like open circuit. ठीक है, ये कैसे आया इसके बारे में हमने कल पिछले लेक्चर में बात कर ली थी, इसके बारे में अपने स्टेटमेंट अभी लिख दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये स्विच था, स्विच को कनेक्ट कर दिया एट t=0 पर। बैटरी है 10 वोल्ट, ये है अपना 3 ओम, दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 1 म्यू एफ। क्या पूछा गया है? लेट्स से
यहाँ से जो करंट गया उसको मैंने I1 कहा, यहाँ से जो करंट गया मैंने उसे I2 कहा, और यहाँ से जो करंट गया उसे मैंने I3 कहा। तो सवाल में पूछा गया है, बताइए I1, I2, I3 की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 एंड एट t इक्वल्स टू स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कि इनिशियली तो ये अनचार्ज है ना, ये अनचार्ज है इनिशियली। तो पूछा है एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितना चार्ज आने वाला है। बताइए क्या होगा। एक मिनट, I1 की वैल्यू, पहले रुको रुको रुको, I1 छोड़ो, किसकी वैल्यू हो जाएगा, I1 की वैल्यू, हाँ I1 की वैल्यू सबसे पहले बताओ। t इक्वल टू 0 पर 5। I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू 5/3, बराबर। तो दिस वुड बी, चलो मैं बाकी सबको ही बता देता हूँ। देखो क्या हुआ कि जैसे ही कनेक्ट किया तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में चार्ज कितना है बोलो, 0 है। और चार्ज अगर 0 है दैट मीन्स इसके अक्रॉस जो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे वो 0 देखा जाएगा, या एक ऐसी तरह से बिहेव करेगा जैसे कि एक सीधी 0 रेजिस्टेंस की वायर हो। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे सर्किट में क्या बन चुका है, ये 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में आ गए हैं, है ना। 6 ओम एंड 3 ओम पैरेलल में आ गए हैं। और अगर ये पैरेलल में आ गए तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 × 3/6 + 3 यानी कि 2। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट बन चुका है 2 ओम। 2 ओम है, बैटरी में वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो करंट जो कहा जाएगा वो होगा 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। इतना समझे क्या? अरे यार बोलना पड़ेगा, रे यार ऐसी आदत कितनी बार तुम्हें बोलूँ, बोलो। I1 की वैल्यू समझे क्या? हाँ जी, अब I2 पर आते हैं। I2 पर आ गए तो बताइए कितना होगा I2? बरोबर ये रहेगा 10/6। क्यों? क्योंकि इन दो पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल देखिए, जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया तो बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यानी कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस भी 10 वोल्ट आ जाएगा। और इसके अक्रॉस 10 वोल्ट आया, यानी कि 6 ओम के अक्रॉस कितना आ गया बोलो, 10 ओम आ चुका है। तो I2 की जो वैल्यू लिखी जाएगी 10 वोल्ट अपॉन 6 ओम, तो ये आ जाएगा 10/6 यानी कि 5/3 एम्पियर। इसी तरह से I3 की वैल्यू कितना होगा, I3 10/3। अब बात करते हैं स्टडी स्टेट पर। तो स्टडी स्टेट में कहां पर करंट 0 हो जाएगा, कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर का करंट 0, तो सबसे पहले तो उसे 0 कर दिया। अब बचता है I1। तो देखा गया कि I1 जो है, अब जब स्टडी स्टेट आ चुका है तो कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट हो चुका है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो इस ब्रांच में जाने वाला करंट हो चुका है 0। इसका मतलब I1 सारा का सारा I3 में जा रहा होगा,
समझे क्या? इसका मतलब सर्किट में जो रेजिस्टेंस अब दिख रहा है वो कितना दिख गया बोलो? 3 ओम दिख गया। तो जो करंट दिखेगा कितना हो जाएगा वो 10/3 एम्पियर दिख जाएगा। और I3 की वैल्यू क्या होगी? 10/3 एम्पियर बन जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही है। जितना यहाँ से आया उतना यहाँ चला गया, जितना I1 से आया उतना I3 में चला गया। दैट्स वाई यहाँ से I1, I2, I3 हमारे पास बन जाएगा। एनी डाउट? सेकेंड, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। म्यू सी। हाँ देखो अभी क्या होगा, मैं राइट हैंड साइड का डायग्राम देखता हूँ। कौन सा वाला? ये वाला डायग्राम। तो इस ब्रांच के अक्रॉस, ये जो राइट हैंड साइड वाली ब्रांच है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना हुआ है? 10 वोल्ट बना हुआ है। अब जब स्टेडी स्टेट में यहाँ कैपेसिटर आ गया तो इस ब्रांच से करंट कितना गया? 0 गया। इसका मतलब 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? तो इसका मतलब 10 वोल्ट सारा का सारा किसके पास गया? कैपेसिटर के पास गया। और कैपेसिटर के पास गया तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इसका मतलब चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर अगर लिखें इज इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो है 1 इंटू 10, यानी कि आ जाएगा 10 म्यू C। तो इस तरीके से हमारे पास में सभी करंट्स की वैल्यू और यहाँ से सभी पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू भी आ चुकी है। ध्यान दीजिए कब के निकाली है अपन ने? ये स्टेडी स्टेट के निकाली। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कैपेसिटेंस C दे दिया गया। T यहाँ से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा दिस इज़ करंट I1, यहाँ से मैंने कहा दिस करंट इज़ I2, दिस करंट इज़ I3, दिस करंट इज़ I4 एंड दिस करंट इज़ I5। तो वही सवाल रिपीट करना है यहाँ पर सभी के लिए। I1, I2, I3, I4, I5 की वैल्यू निकाल लीजिए, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज आया हुआ है ये बताइए। हाँ बैटरी का EMF E दिया।
टी इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर बैटरी ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर चार्ज 0 है और ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि एक कंडक्टिंग वायर, और ये बना है कुछ इस तरीके से बन गया है ना। यहाँ पर कैपेसिटर है लेकिन वहाँ पर ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि एक सीधी स्ट्रेट वायर है, जीरो रेजिस्टेंस की वायर है। तो t इक्वल टू 0 पर इफेक्टिवली सर्किट हमें कुछ इस प्रकार से दिखता हुआ पाया गया। तो चलिए अब बताइए I1 की वैल्यू इस सर्किट में क्या रही होगी? E/2R, बिल्कुल सही, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब इस रजिस्टर में से कोई करंट नहीं जाने वाला। तो यहाँ से जो करंट गया सीधा ऊपर चला गया, अब ऊपर गया तो इसके पास दो रास्ते हैं 3R और 6R, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कितना बना देखिए, 3R एंड 6R, 2R बन जाएगा। तो जो करंट की वैल्यू इनिशियली सर्किट में बनेगी दैट इज E/2R। I2 की वैल्यू I3 की वैल्यू E/2R, क्योंकि यार सारा का सारा ऊपर चला गया। I4 की वैल्यू ना, अब यहां से जो करंट पहुंचा ये 3R एंड 6R ये पैरेलल हैं, तो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में जाएगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ये 1:2 के रेशियो में है, तो करंट जाएगा 2:1 के रेशियो में। तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू E/2R, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू E/2R, यानी कि ये E/3R आ जाएगा। I5 की वैल्यू कितनी आई? 1/3 इंटू E/2R। एनी डाउट ओवर हियर? अरे बोलना पड़ेगा रे बाबा। बाकी लोग अरे क्या करते रहते हो रे तुम लोग, चुपचाप बैठ के थोड़ा बात करो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कितना मैं बोलूँगा, गिरी सर भी बोलते रहते हैं मुझे लगता है। ये है, हम देखा t बराबर स्टेडी स्टेट, t बराबर स्टेडी स्टेट की हम बात करते हैं। तो t बराबर स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो कैपेसिटर था ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग गया। तो मैंने यहाँ से ऐसे दिखा दिया गैप, गैप मतलब ओपन सर्किट दिख रहा है। ये है R, ये है 3R, दिस इज 6R, यही था ना, ऊपर 3R, ऊपर 3R और नीचे 6R, ऐसा था। नाउ अब हम देखना है कि करंट वगैरह कितना बना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ का करंट बताइए, E/3R, बिकॉज ये वाला 3R और ये 6R पैरेलल तो है ही, तो इफेक्टिवली 2R आ गया। ये 2R और R सीरीज में तो है ही, तो इसका मतलब इफेक्टिवली रेजिस्टेंस 3R, तो ये बन चुका है E/3R। अब ये ऊपर वाला कौन सा था, I2 कौन है, ये रेजिस्टेंस R में करंट। यहाँ पर जो करंट था वो I2 था और यहाँ का जो करंट है वो I3 लिखा गया है। तो बताइए I2 की वैल्यू, सभी लोग बोलेंगे E/3R, बिकॉज वो ऊपर तो जाने का रास्ता ही नहीं है उसको, वो क्या जंप करेगा क्या इधर, यहाँ तो जंप कर ही नहीं सकता कुछ। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस R में से ही सारा का सारा करंट जाएगा, तो E/3R इधर हो जाएगा। I3 की वैल्यू बताइए, 0, बिकॉज ओपन सर्किट है। अब 3R में करंट क्या लिखा है, I4, तो ये है I4 की वैल्यू बताइए। ये हो जाएगा 2/3 इंटू नेट करंट, कितना आया, ये आया E/3R,
तो ये 2/9R आ जाएगा और इसका बन जाएगा 1/3 इंटू E/3R, तो ये आ जाएगा E/9R। तो इस तरीके से हमने सभी करंट वगैरह निकाल लिए हैं एट t इक्वल्स टू 0 यानी कि जस्ट आफ्टर कनेक्शन एंड एट t इक्वल्स टू स्टेडी स्टेट, इसका मतलब बहुत समय बाद में। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, क्या किया जाए। कितना है? E/3 रहेगा बरोबर, बिकॉज यहाँ से जो करंट गया वही यहाँ पर गया। ये करंट कितना था, I2 की वैल्यू देखें तो वो आ गया E/3R। तो R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R वो लिखा जाएगा I2 इंटू R। I2 की वैल्यू है E/3R और R तो R रहा, तो ये कितना आ गया, E/3 आ गया। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ चुका है E/3। कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा, E/3 ही होगा। तो लिख सकता हूं अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू E/3 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर वाली ब्रांच और ये R वाली ब्रांच क्या है, पैरेलल में। तो जितना नीचे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उतना ही ऊपर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। नीचे में बना है E/3, हेंस ऊपर वाले में भी E/3 बना है। अब बात करते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो वो बन जाएगा C इंटू E/3। ध्यान दीजिएगा ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं ये क्या हो रही हैं, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने चार्ज भी निकाल लिया और करंट भी निकाल लिया। एनी डाउट ओवर हियर? चलिए चलिए चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि समय के साथ में चार्ज चेंज हो रहा है, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। शुरू में चार्ज था 0 और फिर धीरे धीरे चार्ज बढ़ने लगा है। तो हम अब यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है कैपेसिटर के अक्रॉस, दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, कि कितने समय बाद अगर हम देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा चार्ज कितना आएगा। तो यही हम देखना चाहते हैं कि चार्ज का वेरिएशन टाइम के साथ में कैसा होता है। तो हम अब देखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ सर्किट मैंने ड्रॉ किया, दिस इज कैपेसिटर C, यहाँ पर एक रजिस्टर R, ये कनेक्ट कर दिया t इक्वल्स टू 0 पर। कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। ठीक है, बैटरी का EMF E कर दीजिए। तो कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज एंड स्विच इज क्लोज्ड। तो t इक्वल्स टू 0 पर करंट बताइए क्या रहेगा, E/R। क्या हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? नहीं रहेगा, क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो किसी जनरल टाइम t की बात करता हूँ, एट टाइम t अगर ड्रॉ किया जाए तो आई कैन से कि कुछ करंट यहाँ सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, एंड सर्किट में कुछ करंट I फ्लो किया, करंट फ्लो किया तो यहाँ चार्ज भी आ चुका होगा, तो प्लस Q और माइनस Q। सर आपको कैसे पता लगा लेफ्ट प्लेट पर ही प्लस Q लेना है? एनीबडी? ये लेफ्ट प्लेट पर मैंने प्लस Q लिखा, यहाँ माइनस Q क्यों नहीं लिखा? बिकॉज करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर अक्यूमुलेट हो रहे होंगे और साथ ही साथ बैटरी के हायर पोटेंशियल से भी जुड़ा हुआ है। तो जनरली हम इस तरह से अज्यूम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से अब सर्किट बना
तो केवीएल तो हम हमेशा लिख सकते हैं, बचपन से लिखते आ रहे हैं, तो केवीएल की इक्वेशन हम लिखते हैं इस पॉइंट से, मैं ऐसा घूम के आता हूँ। तो बताइए क्या लिखें केवीएल की इक्वेशन, प्लस ई फिर माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारे केवीएल की इक्वेशन बनी, दिस इज केवीएल। चलिए अब केवीएल भी बन गया। अब क्या मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे देखना है चार्ज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करंट आई और क्यू में कोई संबंध है कि नहीं है? आई बराबर क्यू बाई टी, डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज ये कोई करंट कांस्टेंट नहीं है ना, तुमने तो एवरेज करंट बता दिया है ना। हम इंस्टेंटेनियस करंट अगर लिखें तो आई कैन से दैट कि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। सर ये कैसे आया? सर ये क्यू चार्ज तो अपना कैपेसिटर का था, क्यू चार्ज जो हमने लिखा वो तो कैपेसिटर का था, तो उसका वेरिएशन करंट के बराबर क्यों होगा? ये बड़ा समझना आसान है। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये जो करंट आया कहाँ जा रहा है? इस प्लेट पर जा रहा है, और इस प्लेट पर गया तो यही इसी प्लेट के चार्ज को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है करंट आई। इस प्लेट के चार्ज को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है करंट आई। समझ रहे हो क्या? अगर करंट नहीं होता ना तो चार्ज ही चेंज नहीं हो रहा होता। तो इसका मतलब आई की वैल्यू मैं बिल्कुल आसानी से लिख सकता हूँ कि यार आई की वजह से ही क्यू चार्ज चेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू को करंट आई लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा देखनिए, ये आ जाएगा ई सी ई माइनस क्यू सॉरी सी ई माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से बना सी ई माइनस क्यू बाय आर सी इज इक्वल टू आई, और उसे लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं डी टी ले गया, नीचे था आर सी, राइट हैंड साइड में मैं डी क्यू और साथ में था सी ई माइनस क्यू, है ना। क्यू क्यू चीज़ें एक साथ रख दी, टाइम वाली चीज़ें राइट में रख दी। अब इंटीग्रेशन गेम खेल लेते। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन देखता हूँ तो t इक्वल्स टू 0 से देखा तो चार्ज कितना था? 0 था, और t इक्वल्स टू टी पर वी डोंट नो चार्ज क्या है, मैंने मान लिया कुछ q है। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड बना वो बन चुका है t अपॉन आर सी, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एल एन सी ई माइनस क्यू, और लिमिट्स 0 से q तक। तो इसे फिर आगे यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से आया माइनस ऑफ एल एन, माइनस तो बाहर ही रखो, पहले अपर लिमिट डाली तो ये आ गया सी ई माइनस क्यू, फिर लोअर लिमिट डाली तो एल एन ऑफ सी ई बन चुका, इज इक्वल टू वॉट? टी अपॉन आर सी। तो माइनस को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एल एन ऑफ सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। समझे क्या? है ना, ये एल एन को अंदर फंसा दिया, मतलब इन दोनों को अलग अलग लिखने की जगह एक जगह ही लिख दिया। अब यहाँ से एल एन तो आ गया, अब अपने को क्यू चार्ज चाहिए था, तो एल एन को हटा देते हैं। कैसे हटाएं बताओ? सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई इज ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो इन दिस वे ये बनेगा सी ई माइनस क्यू इज सी ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू सी ई 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो ये आर सी बना है ना, इसको स्टाइल से T लिखा जाता है, ऐसा टाउ लिखा जाता है, और इसे लिखा जाता है टाइम कांस्टेंट, है ना। क्या लिखा था? टाइम कांस्टेंट लिखा था। इसका डायमेंशन देखोगे तो टाइम के बराबर ही आएगा। तो ये आ गया टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से जनरली अगर इक्वेशन लिखी जाए तो Q इज इक्वल्स टू सी ई 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। एक चीज़ बन चुकी है। देखिए एट t इक्वल्स टू 0 किया गया तो चार्ज देखिए कितना आ गया बोलो? 0।
और एट टी, मतलब स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो चार्ज कब तक चेंज हो रहा है? चार्ज की वैल्यू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। चार्ज चेंज होना कब रुका? QCE हो गया। और वो कब हुआ होगा? जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई होगी। ये ज़ीरो कब होगी? जब टाइम की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। तो t इक्वस टू इन्फिनिटी पर अगर देखा जाए तो Q इज इक्वस टू CE। ठीक है, फिर से मैं कहता हूँ कि हमारे पास स्टडी स्टेट क्या कहा जाता है? ऐसा स्टेट जिसमें कि फिर चार्जेस वगैरह चेंज होना रुक चुके हैं। और वो कब आएगा? जब ये वाला वेरिएशन, ये जो टाइम के साथ में वेरिएशन है, वो काफ़ी ख़त्म होता हुआ जाएगा। तो इसको ग्राफ से समझेंगे तो अपने को आइडिया लगेगा। पहले इसे नोट कर लीजिए इतना। ये राइट हैंड साइड वाला कर लिया है क्या? इधर वाला, ये वाला। अरे करो करो फिर। चलो पहले डायग्राम से दिखाता हूँ मैं आपको। कर लिया नोट? डन। अरे लिखा क्या रे? हाँ जी, तो
यहाँ से मेरे पास फाइनली चार्ज बन चुका है, चार्ज Q इज इक्वल टू सी ई 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। जनरली सी ई को, मतलब जो चार्ज ये बना हुआ है मैक्सिमम, इसको जनरली अपन क्यू नॉट से इंडिकेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 पावर माइनस टी बाय टाउ। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, तो बताइए ग्राफ कैसा दिखेगा? बिल्कुल सही। ये कैसा होगा? ये लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये जो क्यू नॉट चार्ज अचीव होगा वो कह सकता हूँ कि या तो कभी नहीं होगा या होगा तो मतलब इनफाइनाइट पर होगा। दोनों बात एक ही है कि इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा या कभी अचीव नहीं होने वाला है ना। इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि चार्ज क्यू नॉट को अचीव कर नहीं पा रहा है। इसका मतलब चार्ज क्यू नॉट को अचीव करने की हमेशा 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 कोशिश कर रहा है। इसका मतलब स्टेडी स्टेट में आने के लिए इसको कितना टाइम लगने वाला है? बहुत ज़्यादा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। और स्टेडी स्टेट का जो चार्ज है वो कितना है? क्यू नॉट है। अगर मैं टाइम की वैल्यू टाउ यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा टी की वैल्यू टाउ पुट कर दी तो ऊपर टाउ नीचे टाउ खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? ई की पावर में ई की पावर -1। तो ई की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन ई, और 1 अपॉन ई कम्स आउट समथिंग अराउंड, अपन ने वो पढ़ा हुआ है ना रेडियो एक्टिविटी, उसमें मैंने बताया था 37%, मतलब 0.3, 1 अपॉन ई की वैल्यू। तो यहाँ जो बनेगा ये कुछ कि जब मैंने टी की वैल्यू टाउ पुट कर दी तो मैंने किया टी बराबर टाउ, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी की जगह पे टाउ अपॉन टाउ, तो ये आ गया क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर -1। तो ये आ चुका है क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, और 1 बाई ई को 0.37 लिखा जाता है। तो क्यू नॉट 1 माइनस 0.37, तो 0.63 क्यू नॉट, यानी कि 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज अचीव कर लेगा। 0.63 क्यू नॉट, 0.63 क्यू नॉट, यानी कि t इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, यानी कि टाउ समय गुजरने के बाद में यहाँ पर जो चार्ज अचीव हो जाएगा वो हो जाएगा 0.63 क्यू नॉट, यानी कि मैक्सिमम चार्ज जो ये इन्फाइनाइट टाइम में अचीव करेगा उसका 63% ये टाउ समय में कर लेने वाला है। तो स्टडी स्टेट पे चार्ज कितना आ गया बताइए इसका? क्यू नॉट या सी, और इसको अचीव करने में कितना टाइम लगा? इनफाइनाइट टाइम लगा है। अगर मैं बात करता हूँ करंट की, तो करंट लिखा जाता है dq बाई dt, और ये लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सी ई 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ को भी RC लिख देता हूँ मैं अभी। तो बताओ डिफरेंशिएशन क्या बनेगा इसका? सी ई तो वैसा का वैसा ही रहा, फिर 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, और ये माइनस रहा, और ई का डिफरेंशिएशन में ई पावर माइनस टी अपॉन RC इंटू -1 बाय RC। तो यहाँ का माइनस और ये माइनस एक दूसरे को प्लस कर देंगे, तो ये आ गया सी ई इंटू 1 बाय RC ई पावर माइनस टी बाय RC। तो ये आ चुका है, C से C गया तो E अपॉन R, ई पावर माइनस टी अपॉन RC, या E बाय R ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इन दिस वे हमारे पास करंट बन चुका है, एंड करंट का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये कैसा दिखेगा? बिल्कुल, तो ये करंट की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाए तो t इक्वल टू 0 पर करंट है ज़्यादा, और समय के साथ में करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। टाइम के साथ में करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो अभी मैं देखता हूँ कि t इक्वल टू टाउ कर दिया जाए
ये t इक्वस टू 0 पर तो करंट कितना था, आई नॉट था, और t इक्वस टू टाउ पर करंट की वैल्यू बताइए कितना बनेगा, 0.37 आई नॉट। तो इन दिस वे यहाँ पर करंट की वैल्यू भी बन जाएगी, दैट इज़ आई नॉट ई पावर माइनस टी बाय टाउ, और एक्सपोनेंशियल डिके कहा जाता है इस ग्राफ को, है ना, एक्सपोनेंशियल डिके कहा जाता है। तो देखिए हमने जब एकदम बिगिनिंग में देखा था तब देखा था चार्ज है 0, करंट होगा ई बाय आर, फिर समय गुजरने के साथ में करंट की वैल्यू कम होती जाएगी और चार्ज ऑन द कैपेसिटर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ हमें दिखा रहा है कि चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है समय के साथ में, और यहाँ पर ये वाला ग्राफ हमें ये दिखा रहा है कि करंट की वैल्यू टाइम के साथ में डिक्रीज़ होती जा रही है। तो जो एक्चुअली हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था यहाँ पर हमें ग्राफ की मदद से दिख भी रहा है। समझे क्या, नोट कर लीजिए। अगर मैं लिखता हूँ, हमने अभी तक क्या कर लिया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर देख लिया है, हमने अभी तक क्या कर लिया, फिर उसके बाद करंट इन द सर्किट देख लिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो कैसे लिखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे पता है चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इज सी ई 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर अगर लिखा जाए तो वो क्या होगा, Q अपॉन C। तो ये कितना आ जाएगा, सी ई अपॉन सी ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये आ चुका है ई पावर माइनस टी बाय टाउ बन चुका है। तो दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और रजिस्टर के अक्रॉस अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा कि कम होगा समय के साथ में, टाइम बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कम होगा। कैसे पता लगा, अक्रॉस बढ़ रहा है तो रजिस्टर के अक्रॉस कम होगा। दूसरा तरीका, करंट को देख लो, करंट हो रहा है कम तो करंट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर वो होता है I इंटू आर। आर तो चेंज नहीं हुआ, कौन चेंज हुआ, आई की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई, कम हो गई। तो आई अगर कम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कम होता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, तो हमें इस बात से भी पता लग रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ा तो रजिस्टर के अक्रॉस, आर के अक्रॉस कम होने वाला है, क्योंकि दोनों का मिला के ई बन जाना चाहिए, है ना, दोनों का मिला के बैटरी के बराबर बन जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज या पोटेंशियल या करंट कितना बनने वाला है। अब चलिए एक सवाल में देखता हूँ।
मतलब स्ट्रेट लाइन से दिख तो रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन है नहीं, है ना, ये ऐसा ऐसा लाइक ये इस तरह से कर्व बन गया, तो लाइक समवट लाइक इस तरह से बन गया। यहाँ पर दो ग्राफ मैंने दे दिए हैं, दो सर्किट थे, है ना। इस सर्किट के लिए ये सर्किट नंबर 1 क्या दिया, फॉर सर्किट नंबर 1, और इस ब्लू वाले को कहा ये फॉर सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 2। तो यहाँ पे सर्किट है तो यहाँ पर क्या होगा, बैटरी का एक ये E2 भी रहा होगा, इसका एक R2 भी रहा होगा और C2 भी रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं सर्किट 1 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका एक E1 रहा होगा, एक R1 रहा होगा और एक C1 रहा होगा। तो हमसे पूछा गया है हम जितना मैक्सिमम कितने रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, मतलब E1 R1 C1 और E2 R2 C2 में क्या संबंध हम बता सकते हैं, सारे जो भी बता सकते हैं सब बता दीजिए। बोलो बाबा। अरे यार बोलो। मैक्सिमम चार्ज ऑन बोथ दी कैपेसिटर्स आर सेम। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, कनेक्टेड हो ना रे बाबा? तो बताओ ये जो वाइट लाइन है, क्या ये वाइट लाइन को दोनों ग्राफ टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनके अक्रॉस मैं ये कह सकता हूँ कि भैया मैक्सिमम चार्ज जो ये अचीव करने वाले हैं, दोनों के दोनों सर्किट वो क्या करेंगे, सेम अचीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम चार्ज अगर देखा था तो वो कितना आ गया था, C इंटू ई आ गया था। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर C1 इंटू E1 बराबर क्या लिखूँ, C2 इंटू E2। तो एक रिलेशनशिप तो हमारे पास ये आ गया। चलो ठीक है, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि भैया मैक्सिमम चार्ज अगर सेम है ना, तो एक और चीज़ मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, देखना कि ये मैंने मान लिया कुछ Q0 था, तो Q0 का 63% अचीव करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा τ1
और ये हो जाएगा टाउ टू। देख के बताओ कौन ज़्यादा आया, टाउ टू। तो टाउ वन छोटा है, टाउ टू बड़ा है। टाउ वन की वैल्यू है R1C1 और टाउ टू की वैल्यू है R2C2। तो एक रिलेशनशिप ये आ चुका है। अब बताइए इनका इनिशियल करंट के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं क्या, कि इनिशियल मैंने कर दिया कि इनिशियल करंट इन सर्किट 1 and 2 is I1 and I2 रेस्पेक्टिवली। ये मैंने मान लिया। तो अगर ये रहा होगा तो मैं देखता हूँ कि भैया I1 अगर लिखा जाए तो वो क्या लिखा जाएगा, बोलो E1/R1 लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर I2 लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, E2/R2 लिखा जाएगा। क्या मैं इन पे कमेंट कर सकता हूँ कि I1 I2 में कौन बड़ा होगा? कैसे? हाँ, स्लोप देख के कर सकते हो कि dQ/dt यानी कि जो करंट बनेगा वो मेरे पास स्लोप से पता लग जाएगा। एक और तरीका बड़ा आसान है, वो क्या बन जाएगा, C1E1 और ये C2E2 बराबर है और ये R1C1 छोटा है R2C2 से। तो मैं अगर डिवाइड कर दूं दोनों को तो क्या बनेगा, देखना, C1E1/R1C1 और ये C2E2/R2C2। डिनोमिनेटर कहाँ बड़ा है, ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी छोटी आ जाएगी। तो यहाँ से देखना, दैट मीन्स E1/R1 बड़ा है E2/R2 से। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस पर कितना करंट इनिशियल फ्लो कर रहा होगा, उनका रिलेशनशिप निकाला जा सकता है। एनी डाउट? अरे मर गए क्या रे? तो जल्दी से नोट करें, और कोई डाउट हो तो बताओ, पूरे लेक्चर में कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो चलिए आज अपन इस क्लास में इतना ही रखते हैं। एंड अभी मैं उसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगा आप लोगों को, आप मुझे मैसेज करते जाइए एंड आफ्टर द क्लास है ना। और चलिए बाय बाय।